तो स्टूडेंट्स सब कर रहे थे, टॉपिक हमारा जो थर्ड था फोर्थ था हमने कंप्लीट कर लिया था। तो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.2। फोर टॉपिक का सेकंड पार्ट था जो हमारा 4.2, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टॉपिक हमारा क्या था, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप के डिफरेंट स्टेट्स की हम स्टोरीज हैं जो डिस्कस कर रहे हैं जहाँ में नेशनलिज्म आया। तो ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन की क्या स्टोरी थी? ब्रिटेन की स्टोरी ये थी कि नॉन नेशन स्टेट बिफोर 18th सेंचुरी। बिफोर 18th सेंचुरी मीन्स के कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी ब्रिटेन में 18th सेंचुरी से पहले। ठीक है जी, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। नो ब्रिटिश नेशन स्टेट एग्जिस्ट बिफोर 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे नेशन स्टेट कैसे बनी, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसकी स्टोरी है, यहाँ पे हम पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो एथनिक ग्रुप्स थे अलग अलग ब्रिटेन में। डिफरेंट एथनिक सिटीज़ के लोग रहते थे, यानी कि अलग अलग तरह के लोग थे। उनमें कौन कौन से लोग थे जी? मेनली थे इंग्लिश, वॉलिश एंड स्कॉटिश। ठीक है जी, ये 3 कम्युनिटीज़ थी जो लोग हैं वहाँ पे, पीपल हैं जो वहाँ पे रहते थे ब्रिटेन में, इंग्लिश, वेलिश एंड स्कॉटिश। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ 1707 में ब्रिटेन में एक एक्ट बना जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है जी, एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया ब्रिटेन में। और उसके बाद क्या बना वहां पे, ग्रेट ब्रिटेन बना 1707, यानी कि 1717 में एक एक्ट बनाया गया। इन कम्युनिटीज के द्वारा मिलके एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। यूनियन मीन्स कि उन्होंने यूनाइट होना है, इकट्ठे होना है। ठीक है जी, और मिलके उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन बनाया जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की है जो वो स्थापना की गई, इस्टेब्लिश किया गया ग्रेट ब्रिटेन को। राइट स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या हुआ जी, जो इंग्लैंड था यानी कि जो मेन इंग्लिश पावर थी वहां पे, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता गया इसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है जी, स्कॉटिश पीपल थे जो स्कॉटलैंड में रहते थे। ठीक है जी, और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लिश कम्युनिटी ने क्या किया, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि उनका प्रभाव था जो डे बाय डे है जो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है जी, ड्यू टू द पावर, ड्यू टू द डोमिनेशन, ड्यू टू द नेचुरल सोर्सेज एक्सेट्रा, ये ज़्यादा थे इंग्लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्कॉटिश के ऊपर है जो अपना इन्फ्लुएंस है जो इंक्रीज करता जा रहा था। ठीक है जी, और ऐसे उसने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, उसने स्कॉटिश कल्चर को भी ख़त्म करना शुरू कर दिया, स्कॉटिश लैंग्वेज को भी सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। कल्चर, लैंग्वेज, जो उनका हिस्ट्री है, जो भी उनका जो इतिहास था उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यानी कि उसने हर तरह से स्कॉटिश को, स्कॉटलैंड को ख़त्म करना, सप्रेस करना है जो स्टार्ट कर दिया था, और अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी, जिससे क्या हो रहा था, स्कॉटिश कल्चर है जो, स्कॉटिश लैंग्वेज है, स्कॉटिश हिस्ट्री, वो इतिहास सब खत्म होता जा रहा था। किसकी वजह से? इंग्लिश की वजह से, इंग्लैंड की वजह से। राइट, सो उसके बाद क्या हुआ, फिर देखिए आयरलैंड है जो, वो भी उनके पास में ही पड़ता था, उनकी नेबरिंग कंट्री थी आयरलैंड। और आयरलैंड है जो, वो भी पार्ट था ग्रेट ब्रिटेन का। तो उन्होंने क्या किया, अब इंग्लैंड ने आयरलैंड में, देखिए जी, डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट किसका चल रहा था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स का। तो स्टूडेंट्स आप अवेयर हो गए इससे कि कैथोलिक क्या होता है और प्रोटेस्टेंट्स क्या होता है। इट मीन्स प्रोटेस्टेंट्स मीन्स दोज पीपल हु वांट टू क्रिटिसाइज of Roman Catholic Church, and Catholics devote to the Roman Catholic Church, यानी कि रोमन जो उनकी जो ट्रेडिशनल चर्च है उसको फेवर करते थे। और इन दोनों कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बहुत ज़्यादा वास्ट एक स्ट्रगल इनमें स्टार्ट हुआ था। तो आयरलैंड को जो सपोर्ट कर रहा था, इंग्लैंड है जो, वो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है जी, आयरलैंड में कि आपके साथ हैं हम, और आप है जो कैथोलिक का है जो ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करो, उनके अगेंस्ट हो जाओ। ठीक है जी, तो उनको डे बाय डे है जो सपोर्ट कौन दे रहा था? इंग्लैंड दे रहा था
स्कॉटिश कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स को आयरलैंड में। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो इंग्लैंड की क्या हो गई, बढ़ गई, किसके ऊपर, आयरलैंड में। ठीक है, स्कॉटिश को तो ऑलरेडी वो खत्म कर रहा था धीरे धीरे। ठीक है, अब वो आयरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करके उनमें आपस में है जो बहुत एक लॉन्ग स्ट्रगल है जो वो स्टार्ट करवा रहा था इंग्लैंड। ठीक है जी, तो ऐसे चलते चलते क्या हुआ जी, आयरलैंड है जो वो भी इन्फ्लुएंस में आ गया, किसके, ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद क्या हुआ, फिर 1801 में इंग्लैंड ने क्या किया, दोबारा से है जो नेशन बिल्डिंग की यूनाइटेड किंगडम है वो इस्टेब्लिश की। ठीक है जी, 1801 में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम बन गया। ठीक है जी, 1801 न्यू यूके इस्टेब्लिश्ड, इट मींस यूनाइटेड किंगडम इस्टेब्लिश्ड बाय द इंग्लैंड। ठीक है जी, अब उन्होंने इसमें क्या किस किस को इन्वॉल्व कर दिया, देखिए ग्रेट ब्रिटेन की बात की थी हमने, ग्रेट ब्रिटेन में तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे, अब यहाँ पे आयरलैंड भी आ गया। ठीक है जी, आयरलैंड भी आ गया और ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो है स्थापना की गई, इस्टेब्लिश कर लिया गया। ठीक है जी, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे न्यू फ्लैग बना दिया अपना, न्यू फ्लैग, न्यू नेशनल एंथम एंड, और लैंग्वेज कौन सी बना ली अपनी ऑफिशियल, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है जी, सो स्टूडेंट्स दैट इज द स्टोरी ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो ऐसे हम, ये स्टोरी है जो हमारी कि ब्रिटेन है जो ऐसे है जो यूनिफिकेशन हुआ, ऐसे नेशन स्टेट बना ब्रिटेन। ठीक है जी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कोई नेशन स्टेट नहीं थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, वॉलेस, स्कॉटिश, ठीक है, एंड इंग्लिश। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन बना 1707 में, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो स्कॉटलैंड में बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और आफ्टर दैट फिर उसका जो इन्फ्लुएंस है आयरलैंड में भी चला गया। और अब बाद में उन्होंने 1801 में जो मिलके इंग्लैंड ने क्या बनाया जी, यूके की स्थापना की, यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया उसको 1801 में। और ऐसे प्रोसेस है जो कंप्लीट होता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी 3 स्टोरीज थी जो हमने कंप्लीट कर ली। एक हमारा मेन जो स्टोरीज थी हमारी जर्मन की, इटली की, और थर्डली हमारी जो ब्रिटेन की है। होप करता हूँ आपको बड़े अच्छे से ये 3 टॉपिक्स हैं जो समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, 5th टॉपिक है हमारा। अब इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट नेशन वांट टू व्यू द नेशन अ फिगर, अ स्पेशलाइज्ड फिगर, कि वो नेशन को कैसे देखते जाते हैं। ठीक है जी, अब कॉमन पीपल है, जो नॉर्मल पीपल हैं, आम लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा नेशन कैसा है, वो अपने नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें कि नेशन क्या है। ठीक है जी, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो नेशनल फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया को मदरलैंड बोल के उन्होंने रिप्रेजेंट किया, माँ बोल के कि हमारी जो मदरलैंड है, हमारी भारत माता है, ये बोल के उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिससे लोग हैं जो मोटिवेट होते हैं नेशनलिज्म के लिए। ठीक है जी, उनमें यूनिटी आती है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब यूरोप की क्या स्टोरी है, यूरोप में लोगों ने कैसे विजुअलाइजिंग किया अपने नेशन को, वो कैसे देखते थे अपने नेशन को। ठीक है जी, यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट हमारे पास फिगर्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे 18-19 सेंचुरी में नेशन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। ठीक है जी, 18 और 19 सेंचुरी में नेशन को पोर्ट्रेट किससे किया गया, एक फीमेल फिगर से, जिसको क्या बोला गया, अलग्री। ठीक है जी, क्या बोला गया, अलग्री। अलग्री क्या है, इट इज अ फीमेल फिगर ऑफ नेशन, फीमेल फिगर ऑफ नेशन इज कॉल्ड अलग्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अलग्री क्या है। अलग्री क्या है, फीमेल फिगर है, अपने नेशन को पोर्ट्रेट करने की, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने की एक फिगर है, जिसको बोला जाता है अलग्री। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फ्रेंच आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर बनाई, किसके लिए बनाई उन्होंने, वो फीमेल फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है, वो फीमेल फिगर रिप्रेजेंट करती है जस्टिस को, लिबर्टी को एंड रिपब्लिक को। राइट, वो फीमेल फिगर किसको रिप्रेजेंट करती है, लिबर्टी को, जस्टिस को और रिपब्लिक को। राइट, और उन्होंने इसको बोला गया, इस फीमेल फिगर को बोला
मैरिन, इन्होंने इसको किससे क्रिटिसाइज किया, चेरिस्ट किया? मैरिन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। ठीक है जी, उन्होंने जो फीमेल फिगर बनाई उसको किससे चेरिस्ट किया? मैरिन से चेरिस्ट किया, जिसको बोला जो क्या है, क्रिश्चियन नेम है। ठीक है जी, फीमेल फिगर बनाई जिन्होंने, और फीमेल फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है? लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, जस्टिस को और रिपब्लिक को। ठीक है जी, और उसको उन्होंने क्या बोला? मैरिन बोला, मैरिन इज अ क्रिश्चियन नेम। ठीक है जी, ऐसे उन्होंने फीमेल फिगर बना के अपने फ्रेंच जो पॉपुलेशन है उनको मोटिवेट किया, उनको इसके लिए इन्फ्लुएंस्ड किया कि आप जुड़ो, एक साथ हो जाओ, क्योंकि हमने अपने देश को नेशन स्टेट बनाना है, इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। राइट स्टूडेंट्स? सो ऐसे उन्होंने लोगों अपनी जो नेशन है उसको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जर्मन की बात करें तो जर्मन में क्या कौन सी फीमेल फिगर बनाई गई? जर्मेनिया। ठीक है जी, कौन सी फिगर बनाई गई स्टूडेंट्स? जर्मेनिया। जर्मेनिया पोर्ट्रेट ऑफ जर्मन नेशन। ठीक है जी, आपको पेपर में भी ऐसी फिगर वगैरह आ जाएंगी। देखिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में पिक्चर भी दी हुई है जर्मेनिया की। ठीक है जी, तो वो क्या है? जर्मेनिया क्या है? एक फीमेल फिगर है वो भी, और जर्मन नेशन में उसको पोर्ट्रेट किया गया। किसके लिए? जर्मन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज अ नेशन। ठीक है जी, ये हमारा नेशन है और ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जर्मेनिया इज अ फीमेल फिगर ऑफ जर्मन नेशन। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सी लग रही है जी? देखिए रेड कैप है, ट्राई कलर फ्लैग है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉकेड है। दीज आर द सिंबल ऑफ नेशन। ठीक है जी, ऐसे नेशन में लोगों को यूनाइट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनमें अपने नेशन के लिए लव है, अफेक्शन है, फीलिंग्स हैं, उसको जगाने के लिए ये फीमेल फिगर्स का है जो सहारा लिया जाता है। उनको लोगों को इससे लिए मोटिवेट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा था विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5th टॉपिक में हमने डिस्कस किया विजुअलाइजेशन के, कैसे नेशन को विजुअलाइज किया जाता है। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा नेशनलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। सो स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म तो आपने बड़े अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं आपको नेशनलिज्म की बात बता रहा हूँ, डेफिनेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नेशनलिज्म के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। तो नेशनलिज्म तो हमें पता होना चाहिए क्या है। अगर हमें पता होगा नेशनलिज्म, तभी हम नेशन के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेशनलिज्म आप सभी को क्लियर है। एम्पीरियलिज्म मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एम्पीरियलिज्म। देखिए, लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म नो लॉन्गर इन यूरोप एंड यूरोपियन नेशन वांट्स टू एक्सटेंड देयर बाउंड्री कॉल्ड एम्पीरियलिज्म। अब देखिए 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, बहुत सारे नेशन ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट है अनाउंस कर दिया, और अनाउंस करने के बाद अब उनमें क्या हो गया, आपस में बहुत ज़्यादा जेलस हो गई, एक दूसरे से लड़ाई उन्होंने करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो एक नेशन को अपने दूसरे नेशन को अपने नेशन में मिलाना चाहते थे, अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करना चाहते थे, और इसी लड़ाई को, इसी नीति को, इसी पॉलिसी को क्या बोला जाता है? एम्पीरियलिज्म बोला जाता है। कि हमने अपनी कॉलोनीज बनानी है, अपने चैनल बनाना है, अपना नेटवर्क बनाना है डिफरेंट नेशन में, दैट इज अ एम्पीरियलिज्म, एम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी इसको बोला जाता है। ठीक है जी, अब नेशनलिज्म और एम्पीरियलिज्म आ गया जी। नेशनलिज्म के साथ साथ अब एम्पीरियलिज्म भी आना शुरू हो गया। ठीक है जी, अब स्टोरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाल्कन्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, बाल्कन्स क्या है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, ये स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आप अगर समझोगे तो बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी नॉलेज वाली बातें हैं ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाल्कन क्या है जी? बाल्कन बिकम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्टिक टेंशन आफ्टर 1871। ठीक है, 1871 में देखिए मोस्ट ऑफ द नेशन, उनमें क्या हो चुका था, यूनिफिकेशन आ चुका था। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द नेशन they were established the unification, they were established the nation state in
1871। 1871 में क्या हो गया जी, बाल्कन है जो वो एक सोर्स बन गया नेशनलिस्टिक टेंशन का। ठीक है, वहां पे टेंशन वाला एक नेशनलिस्टिक जो रीजन है वो बन गया बाल्कन्स। अब बाल्कन्स क्या है ये हमें समझना पड़ेगा कि बाल्कन क्या है। जब बाल्कन समझ में आएगा तभी हमें आगे वाला टॉपिक है जो समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बाल्कन एक एरिया को बोला जाता था, एक रीजन को बोला जाता था। ठीक है जी। और बाल्कन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी? देखिए स्मॉल स्मॉल नेशन है, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं जो बाल्कन में आती थी, उनको बाल्कन एरिया बोला जाता था, बाल्कन रीजन बोला जाता था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंट्री आ जाती है हमारे पास रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है जी, अल्बानिया, ग्रीस, बोस्निया। ठीक है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे कि हेज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है जी, एंड मोंटेनेग्रो। सो दीज आर द नेशन। ये ऐसी स्टेट्स थी, छोटी छोटी कंट्रीज थी। इन कंट्रीज के एक यूनाइट ग्रुप को क्या बोला जाता था? बाल्कन रीजन। ठीक है जी, बाल्कन रीजन क्या है जी? ये कंट्रीज का ग्रुप है। जो कंट्रीज के मैंने आपको नाम बोले हैं, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ठीक है जी, अजरबेनिया, हेज़ेगोविना, दीज आर द नेशन, दीज आर द कंट्रीज, they were make a group called Balkan region. Right students, तो बाल्कन रीजन कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? बाल्कन रीजन है जो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया है? वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया है? ऑटोमन एम्पायर के द्वारा। यानी कि यहाँ पे रूल किसका है? ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है जी, ऑटोमन एम्पायर इट वाज इस्लामिक एम्पायर जो इस्लाम को डोमिनेट करती थी, इस्लाम उनका मेन रीजन था। तो ऑटोमन एम्पायर ने इन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। जो बाल्कन रीजन था वो किसके अंडर था? वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ठीक है जी। सो आफ्टर द बाल्कन डिक्लेयर्ड फ्री, ठीक है, जब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया फ्री, यानी कि जब नेशनलिज्म वाला प्रोसेस चल रहा था तो उसी टाइम में, उसी दौर में बाल्कन रीजन ने अपने आप को फ्रीडम है जो फ्री अनाउंस कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंस नेशन। ये जितने भी नेशन के मैंने आपको नाम बताए, इन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। हम ऑटोमन एम्पायर से फ्री हैं, हमारा जो उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। अब जब ये सारे नेशन, ये सारी कंट्रीज आपस में ये फ्री हो गई ऑटोमन एम्पायर से, इनका अपना अपना ग्रुप बन गया। बट ये जो बाल्कन रीजन थे ये आपस में जेल्स करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी कि इनमें आपस में जेल्स हो गई कि नहीं ये बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा नहीं है, ये मैं बड़ा हूँ। तो इनमें जेल्स हो गई। तो जेल्स होने की वजह से ये आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी, आपस में इनमें वॉर हो गई कि ये मैं इससे बड़ा हूँ तो मैं इसको मार के, इसको हरा के, इसको अपने अंडर कर लूँगा, मैं जिससे मेरी देश की बाउंड्रीज हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगी, मेरे अंडर आ जाएगा ये। ठीक है जी। तो जेल्स वाली फीलिंग आ गई इन नेशंस में, तो इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, इनमें वॉर स्टार्ट हो गए। ठीक है जी। तो वॉर वो क्या थे? इंपीरियलिस्टिक वॉर थे, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने वाली जो पॉलिसी है इन नेशंस ने अडॉप्ट कर ली, जिससे इनमें आपस में वॉर है, जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें शुरू हो गई। ठीक है जी। सो अब देखिए क्या हुआ, जब बड़े नेशन थे यानी कि जो लार्ज एम्पायर थे, ये तो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं, बुल्गारिया, अल्बानिया, जो बाल्कन रीजन है, ये तो स्मॉल स्मॉल नेशन थे और ये इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। अब जो लार्जर कंट्रीज हैं, लार्जेस्ट देश है, लार्जेस्ट, वो कौन कौन सी थी? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये क्या चाहते थे? वांट्स टू कंट्रोल ओवर बाल्कन रीजन। अब इनमें भी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, इनमें भी ये था कि हमारी जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है वो बढ़ जाए। ठीक है जी, हम भी इन नेशन को अपने अंडर करें। तो इस वजह से इन्होंने भी इस वॉर में है जो इन्वॉल्व हो गए। ठीक है जी, इन्होंने भी इन कंट्रीज के लिए, बाल्कन रीजन के लिए आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। रशिया ने, ठीक है जी, जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, हंगरी ने और ऑटोमन एम्पायर, और जिसकी वजह से क्या हुआ जी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो स्टार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपको पता है सेंट्रल पावर बन गया, एक साइड सेंट्रल पावर हो गई, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वो बोलते अपने आप को सेंट्रल पावर, दूसरा ग्रुप था अलाइड पावर। ठीक है जी। तो इनमें वॉर है जो स्टार्ट होगी किसके लिए? बाल्कन रीजन के लिए, और इसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बाल्कनिज्म क्या था, नेशनलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या था। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी एंटी इंपीरियल मूवमेंट। एंटी इंपीरियल मूवमेंट, अब जो इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट जो चल रहा था, यानी कि वॉर चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी अपने देश को बढ़ाने की, बाउंड्री बढ़ाने की, या अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करने की अदर नेशंस में, तो मोस्टली जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने 19th सेंचुरी में और लास्ट 18th सेंचुरी में बहुत सारे देशों में अपनी कॉलोनीज हैं जो बना रखी थी। ठीक है जी, जैसे कि एशिया और अफ्रीका में यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। जैसे कि हम अपनी बात करें, इंडिया में भी जो यूरोपियन पावर्स में ब्रिटेन है, जो उनकी कॉलोनी हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी। उससे पहले फ्रांस भी आए, फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे। ठीक है जी, बट वो अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे यहाँ पे, पर ब्रिटिश ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज हैं जो इस्टेब्लिश कर ली। अब जब उनकी कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत सारी नेशंस ने, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत सारे नेशंस ने एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट है जो स्टार्ट कर दिए थे कि हमें इन जो इंपीरियलिस्टिक जो गवर्नमेंट है ये हमें नहीं चाहिए और उनको हमने अपने देश से निकालना है। तो ऐसे ही मूवमेंट है जो स्टार्ट हो चुके थे, स्ट्रगल स्टार्ट हो चुके थे नेशन स्टेट के लिए। जैसे इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था नेशन स्टेट के लिए, तो सेम एज इट एशियन अदर कंट्री, यानी एशियन अदर कंट्रीज होगी, अफ्रीकन कंट्रीज होगी, तो वहाँ पे भी एंटी एम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी या एंटी एम्पेरियलिस्टिक मूवमेंट है जो वो चल रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे थे? कलेक्टिव बिलोंगिंग एक रीज़न है। जो नेशनलिज्म हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब भी उनको पता चला कि वी आर कलेक्टिव, हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी लैंग्वेज एक है, हमारा जो हिस्ट्री इतिहास हमारा एक है, तो उससे भी इंस्पायर हुए। ठीक है जी, तो जिससे क्या हुआ, उनको ये पता चला आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एक्सेप्टेड नेचुरल एंड यूनिवर्सल, के जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो नेचुरल है और यूनिवर्सल है, तो हमें ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे नेशन है जो वो फ्री भी हो गए। ठीक है जी, 19th सेंचुरी के हाफ में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वो फ्री हो गई फ्रॉम कॉलोनियल रूल। ठीक है, जिससे कॉलोनियल रूल खत्म हो गया और वो एक नेशन स्टेट बन गई, जिसमें हमारा इंडिया भी इंक्लूड है, हमारा देश है वो भी 1947 को नेशन स्टेट बन गया। सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, एक पूरी स्टोरी हमने, पूरा चैप्टर अब डिस्कस कर लिया है नेशनलिज्म से रिलेटेड, बहुत सारे हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए, स्टोरीज डिस्कस की। सो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है जो वो ब्रिटेन का केस हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, उसके बाद विजुअलाइजिंग नेशन का किया है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इस टॉपिक में हमने ये टॉपिक हैं जो कवर की हैं। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आपने गो थ्रू होना है एनसीईआरटी बुक के साथ भी, जब और वीडियोस देखने के बाद आपने एनसीईआरटी बुक भी रीड करनी है, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये आपका चैप्टर है जो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से हमने इस चैप्टर को रीड करना है और पढ़ना है और लर्न करने हैं क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।